देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत को लेकर कई तरह के दावे किए गए, कई सरकारों ने आयोग बनाए, कई सारे कमीशन बैठाए गए और उनका सच उजागर करने को बस चुनावों और इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके बावजूद भी आज भी उनकी मौत एक राज की तरह है। न उनकी अस्थियां भारत लाई जा सकी, न उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मिल सका। आज की पीढ़ी देश की आजादी के इस महानायक के बारे में बस कही सुनी बातों के अलावा कुछ भी नहीं जानती। आज 23 जनवरी उनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तब के सबसे टफेस्ट एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उन्होंने दिए और ऐसे वैसे नहीं बल्कि 4th रैंक हासिल करके वहां से बाहर निकले। मगर ब्रिटिश के अधीन काम करना उन्हें मंजूर नहीं था और 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और इस आराम की नौकरी को बड़े आसानी से उन्होंने ठुकरा दिया। ये थी उनकी देश के प्रति सच्ची प्रेम। एक बार तो उनके कॉलेज के दिनों में एक प्रोफेसर भारत के बारे में कुछ आपत्तिजनक बयान दे बैठे। फिर क्या था, सुभाष उनसे भी भिड़ गए और आखिरकार उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। आज हम जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं यानी महात्मा गांधी, उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले हमारे और आपके सुभाष बाबू ही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के कई बातों और विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस पर उनका मानना था कि हिंसक प्रयासों के बिना भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है, तो वहीं गांधी जी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे और इसी वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सेना को जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरिया, चीन, इटली, मॉस्को और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी। इसके साथ ही उन्होंने 1943 को आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना किए थे और इस बैंक के करेंसी को 10 देशों ने मान्यता दिए थे। आज़ाद हिंद बैंक 10 रुपए के नोट से लेकर 1 लाख रुपए की नोट तक बनाए थे, जिसमें छवि हमारे और आपके सुभाष चंद्र बोस के थे। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा दिया। आज़ादी के लिए कोहिमा का युद्ध यानी 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक लंबा और बहुत ही भयानक युद्ध था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और उसके साथ ही उनका एक और विख्यात नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भारत की राष्ट्रीय नारा बन गया है। और ये नारा उन्होंने तब के बर्मा यानी आज के म्यांमार में दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। अपने जीवन काल में नेताजी को कुल 11 बार कारावास की सज़ा काटनी पड़ी। आखिरी बार 1941 को उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए और हिटलर से मुलाकात की। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहने वाला पहला शख्स एडल्फ हिटलर ही था। सुभाष चंद्र बोस 1934 में अपना इलाज करवाने के लिए ऑस्ट्रिया गए थे, जहां उनकी मुलाकात एमिली सेंकल नाम की टाइपिस्ट महिला से हुई।
नेताजी इस महिला से अपनी किताब टाइप करवाने के लिए मिले थे और आगे चलकर इस महिला से उनको प्यार हो जाता है और 1942 में इस महिला से वे शादी कर लेते हैं और इनसे उनका एक बेटी भी होता है जिनका नाम अर्पिता बोस रखा गया। दरअसल इस शादी को गोपनीय तरीके से किया गया था, इसी वजह से इनका पुख्ता प्रमाण यानी प्रूफ मौजूद नहीं है, मगर अपने बेटी के साथ एक चिट्ठी देकर अपने पत्नी को वो अपने बड़े भाई के पास भारत भेज देते हैं। आपको बता दें, अर्पिता बोस ऑस्ट्रिया की नागरिक है अभी और वो भारत आती जाती रहती है। नेताजी के मौत के संबंध में अब तक मिले इंफॉर्मेशन के आधार पर नेताजी का मौत 18 अगस्त 1945 यानी जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर उनके प्लेन क्रैश होने की वजह से हुई थी, लेकिन इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक आम लोगों के लिए जारी नहीं की गई। आपको बता दें कि 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन ये बाद में वापस ले लिया। नेताजी की मौत की रहस्य आज भी अनसुलझी है और यहाँ तक कि भारत सरकार भी उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। ऐसी कई सारे हिडन फाइल्स आज भी है जिन्हें रिलीज़ नहीं की गई। अगर उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए तो शायद नेताजी के बारे में हमें और भी कई सारे इंफॉर्मेशन जानने को मिलेंगे। नेताजी के मौत का रहस्य उनके जीवन के तरह ही रहस्यमय रहा। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि नेताजी की मृत्यु 1945 के प्लेन दुर्घटना में नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उनका परिवार भी इस बात को इनकार करता है और ये भी यही मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु 1945 में नहीं हुआ था, वो उनके बाद भी जीवित थे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा सच सामने आया जो सभी के होश उड़ा दिए और वो सच था गुमनामी बाबा। जी हाँ, नेताजी के मौत का रहस्य उस समय और भी गहरा गया जब दुनिया के सामने आया गुमनामी बाबा, जो उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में रहते थे। इनका नाम किसी को नहीं पता था, जिस वजह से वहाँ के स्थानीय लोग इन्हें गुमनामी बाबा का नाम दे दिया और वहाँ के लोग इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर से ऐसे अनगिनत सबूत मिले जो ये दावा करते हैं कि वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना था कि उनके हाव भाव और कई सारे भाषाओं का ज्ञान जो कि पूरी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें बनाता है। यहाँ तक कि एक बार तो वो खुद भी इस बात को मंजूर किए थे कि वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 1985 में उनके मरने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन टीम गुमनामी बाबा के घर पहुंची तो वहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी कागजात और बोस परिवार की तस्वीरों से भरी 40 बक्से थे और ये डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स नेताजी के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि जब उनका परिवार उस गुमनामी बाबा के घर पहुंचे तो कुछ ऐसे प्राइवेट लेटर्स उनके हाथ लगे जिन्हें देखकर उनका परिवार खुद रो दिए और वो भी इस बात को मान लिए कि वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जब उनकी हैंडराइटिंग को टेस्ट किया गया तो वो भी हूबहू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मैच करते थे। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको काल्पनिक लग रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, बट यकीन मानिए जब मैं पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे भी ऐसा ही लगा, बट बाद में जाकर यकीन हुआ कि ये सारी बातें सच है और ये ऑफिशियली दर्ज है। इस पूरे गुमनामी बाबा के ऊपर एक पूरी फिल्म तक बन चुकी है बंगाल में, मगर इस फिल्म में कोई बड़े बॉलीवुड एक्टर ने काम नहीं किया, जिस वजह से ये दूर तक नहीं पहुंच पाया। मगर ये फिल्म हिंदी और बंगाली में अवेलेबल है। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस पूरे फिल्म को ज़रूर देखें। इस फिल्म ने गुमनामी बाबा यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक रहस्य वाली पार्ट को कवर किया है। इस फिल्म में उस रिपोर्टर को दिखाया गया है जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्य को सामने लाने में, और ये सच है। अनुज धर नाम के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वाकई में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्य को सामने लाने में। उन्होंने कई सारे हिस्टोरिकल हिडन फाइल्स इन्वेस्टिगेट करके पाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे, वो 1985 तक जिंदा थे, मगर भारत के गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कभी सामने ही नहीं लाया गया। लेकिन एक बात जो सभी को हिलाकर रख देती है वो है मुखर्जी आयोग के अध्यक्ष जस्टिन मनोज मुखर्जी ने एक बार जब ऑफ रिकॉर्ड कहा था कि उन्हें भी 100% यकीन है कि गुमनामी बाबा ही दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे।
मगर कुछ आयोग और कमीशन इस बात को नकार देते हैं और वो इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, और उसके बाद से ही गुमनामी बाबा की जो मिस्ट्री है उसकी चैप्टर को क्लोज कर दी जाती है। नेताजी 1950 के दशक से 1980 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में एक गुमनाम साधु के भेष में रहे थे, ऐसा कहना है जर्नलिस्ट अनुज धर का। अपनी किताब व्हाट हैपेंड टू नेताजी, इस किताब को ज़रूर पढ़ें आप। इस किताब में ऐसी कई सारे रहस्यों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने ये साफ रूप से कहा है कि गवर्नमेंट द्वारा हमसे छुपाई गई ऐसी कई सारी बातें आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। और आपको बता दूं, ये वही इंसान है, ये वही जर्नलिस्ट अनुज धर है जिन्होंने अपनी पूरी 15 साल लगा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यों को इन्वेस्टिगेट करने में। दोस्तों, जर्नलिस्ट अनुज धर और नेताजी का पूरा परिवार, यहाँ तक कि उनकी खुद की बेटी अर्पिता बोस भी कई बार भारत आकर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर चुकी है कि अगर वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत जापान में हुई थी तो उनके अस्थियों को भारत लाया जाए और उनका डीएनए टेस्ट किया जाए। अगर गवर्नमेंट ये मानती है कि नेताजी की मौत वहाँ पे हुई थी तो उनके डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करती हैं वो लोग, और गुमनामी बाबा के दांतों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, गवर्नमेंट अब तक इस पर सीरियस रूप से एक्शन लेने में असमर्थ रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये रहस्य तब तक बनी रहेगी जब तक ना गवर्नमेंट इस फील्ड में सीरियसली उतरकर एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों, मेरे इनमें से कई सारे फैक्ट्स हो सकते हैं गलत या सही, आप खुद इन पर रिसर्च करिए और अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कई सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें खुद पढ़ें और अपनी राय खुद दें। जैसे कि व्हाट हैपेंड टू नेताजी, अनुज धर जो मैंने आपको कहा फेमस जर्नलिस्ट, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद मिस्ट्री ऑफ डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये बुक रहा। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही कुछ बंगालीज में कुछ बुक है जैसे नेताजी रहस्य बा नेताजी फिरे छिलेन, ऐसी कई सारे बुक्स अवेलेबल है, उनको आप ज़रूर पढ़ें और उनसे जुड़ी जो मैंने कहा गुमनामी बाबा की फिल्म भी आप ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। गुड बाय।